Hello students, I am your educator Dr. Hina Devnani and today we are going to study second chapter of 12th standard, that is sexual reproduction in flowering plants. Today we are going to deal with the fourth part of this chapter. तीन parts हमने already कर लिए हैं और अब हम करेंगे fourth part. If you remember the events of sexual reproduction in flowering plants, we had three events. First is pre-fertilization, second is double fertilization and third is post-fertilization. प्री फर्टिलाइजेशन के सारे इवेंट्स हम कर चुके हैं और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के बारे में. लेट्स स्टार्ट विद डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, जब हमने एनिमल्स की स्टडी की तो उसमें हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन है बट यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन है. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, एग एपरेटस के बारे में अगर आपको याद हो, ये नीचे एग एपरेटस होता है, दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल होता है, राइट. यहाँ पे एक एग सेल है, ऊपर तीन एंटीपोडल्स होते हैं और बीच में एक सेल होता है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं. ये स्ट्रक्चर आपको याद है, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, राइट. अब अगर मेल के गैमेट की बात करें तो ये पोलन ग्रेन है, ये यहाँ पे इसकी ट्यूब बनी और याद है इसके अंदर दो गैमेट सेल्स थे. एक तो ट्यूब सेल है, ट्यूब न्यूक्लियस वाला जो ट्यूब बना रहा है, और दो गैमेट सेल्स हैं. जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो गैमेट सेल बनाता है. तो दो गैमेट्स हैं यानी कि दो मेल गैमेट्स हैं और एक एग है. फीमेल गैमेट एक है, मेल गैमेट्स दो है. यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली दिख रहा है, दो मेल गैमेट्स हैं और ये एक फीमेल का एग सेल है. अच्छा, अब इन दो में से एक सेल तो एग को फर्टिलाइज करेगा, दैट इज कॉमन, मेल गैमेट फर्टिलाइजिंग द फीमेल गैमेट. तो यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो गया. अभी दूसरे सेल का क्या होगा, ये जाएगा और ये जो सेंटर में पोलार न्यूक्लियाई था, एक सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई थे, उसको जाके ये फर्टिलाइज करेगा. तो यहाँ पे दो जगह पे फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि दो मेल गैमेट्स हैं, एक ने एग को फर्टिलाइज किया और दूसरे ने पोलार न्यूक्लियाई को जाके फर्टिलाइज किया. तो यहाँ पे दो जगह पे फर्टिलाइजेशन हुआ है. सी हियर, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया. ये पहले एग सेल था हैप्लॉइड और ये पोलार न्यूक्लियाई था डिप्लॉइड. अब क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो गया है तो ये हैप्लॉइड में से बन गया डिप्लॉइड और ये डिप्लॉइड में से बन गया ट्रिप्लॉइड. तो दो जगह पे फर्टिलाइजेशन हुआ, दो जगह पे मेल के गैमेट्स फीमेल के गैमेट से फ्यूज हुए, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ दिस चैप्टर, डबल फर्टिलाइजेशन. एक बार फिर से समझा देती हूँ. पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में से दो मेल गैमेट्स आते हैं. ये एग एपरेटस है, एग एपरेटस में एक एग सेल है तो एक फीमेल गैमेट है, वो इन दोनों में से किसी एक मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा. अब जो दूसरा गैमेट बचा वो सेंटर में प्रेजेंट पोलार न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है. तो यहाँ पे जो बना वो डिप्लॉइड सेल बना और यहाँ पे एक ट्रिप्लॉइड सेल बना. अब ये जो डिप्लॉइड सेल है उसे हम कहेंगे जाइगोट, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जाइगोट. और ये जो यहाँ पे है जो ट्रिप्लॉइड बना है इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म. सी हियर 3N इज रिटन, राइट. तो ये ट्रिप्लॉइड हुआ क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियाई है, दो तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एक और आ गया. तो दिस इज ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म एंड दिस इज डिप्लॉइड जाइगोट. तो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है. यहाँ पे इसका टेक्स्ट दिया हुआ है. रिलीज ऑफ टू मेल गैमेट्स फ्रॉम पोलन ट्यूब इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स. सबसे पहले दो मेल गैमेट्स आके रिलीज होंगे सिनर्जिड्स में. अगर आपको याद हो तो थर्ड पार्ट में हमने स्टडी किया था कि फिलीफॉर्म एपरेटस से मेल गैमेट्स जो है वो पास होते हैं, तो यहाँ पे आके ये रिलीज हो जाएंगे. फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल इज कॉल्ड एज सिनगमी. एक मेल गैमेट ने एग सेल को फ्यूज किया विच इज कॉल्ड एज सिनगमी और सिनगमी से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. जो मेन एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, दैट इज फॉर्म्ड हियर. नाउ फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट will be with the polar nuclei of central cell, and when central cell and the male gamete fuse they form PEN, primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus, okay, that is PEN. As this, okay, यहाँ पे ये 3N बन रहा है इसलिए इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं कि तीन न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं तो ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. इसे सिनगमी कहते हैं और इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. As the syngamy and triple fusion occur in an embryo sac, the phenomena is also known as double fertilization.
सेंट्रल सेल विथ PEN दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अपने सेल के साथ क्या बोला जाता है, PEC दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब यहाँ पे एक सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये डिवाइड होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा और ये आगे जाके बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल होता है इस एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो के बनने से पहले एंडोस्पर्म बन जाता है ताकि एम्ब्रियो के लिए फूड रिजर्व बन जाए। So that was about double fertilization. Now the third event is post fertilization event. Post fertilization event के 4 phases हैं. First phase is development of endosperm. Second phase is development of embryo. Third phase is maturation of ovule into seed. ये एम्ब्रियो बन गया तो ओव्यूल के अंदर बना, अब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट था, ओवरी में, तो ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सो द फोर्थ स्टेप इज maturation of ovary into fruit. These are the 4 events of post fertilization events. So first we'll study development of endosperm. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है। इट्स डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप हो उससे पहले ही उसका फूड डेवलप हो जाता है, ओके, ताकि एम्ब्रियो इजीली डेवलप हो सके। Okay, अब इसके डेवलपमेंट के 3 टाइप्स हैं, न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हीलोबियल। ये तीनों टाइप हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। What is the function of this? It provides food to developing embryo. एम्ब्रियो को खाना देने के लिए, फूड देने के लिए। कई बार क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से इस फूड को पूरी तरह से इस फूड को कंज्यूम कर देता है, यूटिलाइज कर देता है। तो ऐसे सीड्स जिसके अंदर एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूटिलाइज हो चुका है एम्ब्रियो से, उन सीड्स को हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। और किसी किसी केस में एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करता है, तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो 2 टाइप के सीड होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। अगर एम्ब्रियो ने पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया है एंडोस्पर्म को तो उसे हम कहेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस, और अगर एम्ब्रियो ने पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया है, कुछ बाकी है एंडोस्पर्म उसके अंदर, तो उसे कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। कौन से 3 टाइप है? न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप और हीलोबियल टाइप। सबसे पहले न्यूक्लियर टाइप देखते हैं। न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में याद है PEC और PEN था, yes, तो PEC जो होता है सेल, वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो माइटोसिस करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है या सेल का डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ अंदर न्यूक्लिया डिवाइड होते रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लिया बन जाएंगे अंदर, इसलिए इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। The nuclei produced are free in the cytoplasm of the embryo sac and they may remain free indefinitely or wall formation may take place later. या तो वो हमेशा ही वो न्यूक्लियर फॉर्म में ही रहेंगे या तो आगे जाके उसके अंदर वॉल फॉर्मेशन हो सकता है। सेकेंड इज सेल्यूलर टाइप। सेल्यूलर टाइप जो है उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ सेल का डिवीजन भी होता रहता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज cellular type. The endosperm has a cellular form from the very beginning because first and subsequent divisions are all accompanied by wall formation. Continuously इसमें wall बनती रहती है तो इसमें बहुत सारे cells बन जाएंगे, ठीक है। Now third is helobial type. Helobial type क्या होता है? न्यूक्लियर और सेल्यूलर का एक कॉम्बिनेशन ही है। स्टार्टिंग में इसके अंदर सेल डिविजन्स होते हैं और बाद में इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिया का डिवीजन होता है, तो ये दोनों इसके अंदर आते हैं। The first division is accompanied by cytokinesis, but the subsequent ones are free nuclear. The chamber towards the microbial end of embryo sac is usually much larger than the chamber towards the chalazial end. ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे देखिए नीचे का एंड यहाँ पे चलाजा एंड दिखाया गया है और ऊपर का माइक्रोपाइलर एंड है। ओके, आगे हमने जो किया था उसमें माइक्रोपाइल नीचे था, चलाजा ऊपर था। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ लिखा हुआ भी है, दिस एंड इज चलाजा एंड एंड दिस एंड इज माइक्रोपाइलर एंड। तो इसमें क्या होगा कि पहले का जो डिवीजन है वो सेल्यूलर होगा, तो ये 2 चैम्बर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इनके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक चैम्बर ये है जिसमें ज्यादा न्यूक्लिया होंगे और एक चैम्बर ये है जिसमें कम न्यूक्लिया होंगे। ओके, जो रिमेंबर इट, माइक्रोपाइलर एंड पे जो चैम्बर है दैट इज लार्ज चैम्बर और चलाजल एंड पे जो चैम्बर है दैट इज लिटिल बिट स्मॉलर देन द माइक्रोपाइलर चैम्बर। एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। See here it's written, it starts after certain endosperm formation. जब खाना बन जाएगा उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जाइगोट से स्टार्ट होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। जाइगोट कैसा था? डिप्लॉइड था, राइट? तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा
और उसके बाद बनेगा प्रो एम्ब्रियो। फिर वो धीरे धीरे ग्लोबुलर शेप में आएगा, हार्ट शेप में आएगा, फिर हॉर्सशू शेप में आएगा, फिर वो मैच्योर हो जाएगा और उसके अंदर या तो एक कॉटिलीडॉन होगा या तो दो कॉटिलीडॉन होंगे। कंफ्यूजन लग रहा है? लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ओके, टेक नोट ऑफ दिस। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट द एग, इट इज फर्टिलाइज्ड एग। सबसे पहले क्या होगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, इस तरह से सीधा एक डिवीजन होगा और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाले सेल को कहा जाता है एपिकल सेल और नीचे वाले सेल को कहते हैं बेसल सेल। ओके, रिमेंबर दिस, फर्स्ट डिवीजन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से ऊपर का सेल एपिकल सेल हो जाता है और नीचे का सेल बेसल सेल हो जाता है। अब क्या होगा, ऊपर का जो सेल है उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होगा। उसके अंदर पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, फिर वर्टिकल डिवीजन होगा और फिर डायगोनल डिविजन्स होंगे। ये 4 बार डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 8 सेल्स बन जाएगा, एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर 8 सेल्स होंगे। यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 4 इसके पीछे भी हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑक्टेंट। और जो ये नीचे बेसल सेल है, इसके अंदर कंटिन्यूअसली फिलामेंटर की तरह, फिलामेंट्स जो होते हैं उसकी तरह डिविजन्स होते जाएंगे और ये एक लॉन्ग फिलामेंटल स्ट्रक्चर बना देता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिविजन्स है सारे। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ पे एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जबकि यहाँ पे एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये जो मेन वाला सेल है बेसल सेल, वो यहाँ नीचे आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 8 सेल्स होते हैं। फिर धीरे धीरे ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो है वो और बढ़ता जाएगा और वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देगा। तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो का धीरे धीरे शेप ट्राइंगल जैसा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्राइंगुलर एम्ब्रियो। और ये नीचे इसका फिलामेंट ग्रो होता ही रहता है और ये जो फिलामेंट है इसे कहा जाता है सस्पेंसर। यहाँ पे जो कनेक्शन इनका होता है, लेबलिंग नहीं की हुई, यहाँ पे कनेक्शन होता है, उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस। अब ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो एक हार्ट जैसा बन गया, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हार्ट जैसा हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर ये एक टॉर्पेडो जैसा हो गया, ये देखो हॉर्सशू जैसा। ओके, तो इसे हम कहते हैं टॉर्पेडो स्ट्रक्चर। और बाद में ये डेवलप होने के बाद बना देता है मैच्योर एम्ब्रियो। ये इसके पास यहाँ पे 2 कॉटिलीडॉन है, ये या तो 2 कॉटिलीडॉन होंगे डाइकॉट्स में और या तो ये एक ही कॉटिलीडॉन होगा मोनोकॉट्स में। ये और थोड़ी लेबलिंग की हुई है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि यहाँ से शूट डेवलप होगा। दिस इज द एपिडर्मिस आउटर लेयर, दिस इनसाइड इज द वेस्कुलर टिश्यू, हियर देयर इज ग्राउंड टिश्यू और यहाँ पे होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, सो रिमेंबर ऑल दिस थिंग। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, सारे स्टेजेस पता होने चाहिए, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Here is the figure of a dicotyledonous embryo, अभी हमने आगे देखा था वैसा ही। ये यहाँ पे इसके 2 कॉटिलीडॉन है, ये पोर्शन जो है इसे कहते हैं प्लूम्यूल और ये जो पीछे है इसे कहते हैं रेडिकल। याद है यहाँ पे क्या था आगे वाले डायग्राम में? सी हियर, क्या है यहाँ पे? शूट एपिकल मेरिस्टेम है। शूट एपिकल मेरिस्टेम को क्या बोला गया है यहाँ पे? प्लूम्यूल, यानी कि प्लूम्यूल में से शूट बनेगा। और यहाँ नीचे था रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो उसमें से क्या बनेगा? रूट बनेगा और इस पोर्शन को हम कहते हैं रेडिकल। इस पोर्शन को कहा जाता है प्लूम्यूल। ये देखिए यहाँ पे रेडिकल है जिसमें से रूट बनेगा और उसके नीचे यहाँ पे रूट कैप ऑलरेडी डेवलप्ड है। Let's read this. A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons. ये इसका पूरा जो सेंटर का है ये embryonal axis है और ये यहाँ पे 2 cotyledons है। The portion of the embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle, which terminates with the plumule or the stem tip. ये यहाँ पे this portion is the epicotyle portion. The cylindrical portion below the level of cotyledons is called as hypocotyle, that terminates at its lower end in the radicle or root tip, and the root tip is covered with a root cap. You can see here. The structure is very simple. Diagram is given in your textbook. This is a monocotyledonous embryo. Monocotyledonous यानी कि उसके पास एक ही cotyledon होगा। ये रहा, ये है इसका cotyledon. Okay. Embryos of monocotyledonous possess only one cotyledon. ये जनरली ग्रास फैमिली में होते हैं और इसके cotyledon को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम. You can see in the diagram.
In the grass family, the cotyledon is called as scutellum that is situated towards one side of the embryonal axis. ये इसका पूरा embryonal axis है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, और इसके एक साइड पे यहाँ पे ये cotyledon located है जिसे हम कहते हैं scutellum. At its lower end, the embryonal axis has the radicle and the root cap. ये रहा, यहाँ पे radicle दिख रहा है और ये इसके नीचे येलो कलर का ये root cap है. In an undifferentiated sheath called coleorhiza, ये रूट कैप है और यहाँ पे एक शीट है. शीट मतलब इसे कवरिंग के लिए है जिसे कहा जाता है coleorhiza. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. ये scutellum का कनेक्शन है, इसके ऊपर का पोर्शन इसे कहा जाता है epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called as the coleoptile. ये देखिए इसका जो कवर है उसे कहते हैं coleoptile. रूट के कवर को कहते हैं coleorhiza और शूट के कवर को कहते हैं coleoptile. यहाँ पे थोड़ा बहुत लीफ प्राइमोर्डिया है, मतलब ऐसे टिश्यूज है जिनमें से लीफ बनने वाली है, और शूट एपेक्स है. शूट एपेक्स यानी कि स्टेम, तो उसके ऊपर लीफ भी बनेगी. तो ये पोर्शन वो है यहाँ पे. okay? अब इसको याद रखने का भी एक इजी तरीका है. कोलियोराइजा में आर आता है तो आर से आप रेडिकल याद रख सकते हैं. कोलियोप्टाइल में पी आता है तो पी से प्लूम्यूल याद रख सकते हैं. ओके, कोलियोप्टाइल इज कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल एंड कोलियोराइजा इज कवरिंग ऑफ रेडिकल. आर फॉर रेडिकल, उसमें कोलियोराइजा में भी आर आता है. रेडिकल से आप रूट भी याद रख सकते हैं, और प्लूम्यूल है तो उससे आप याद रखिए कि स्टेम होगा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक और चीज है, डेवलपमेंट ऑफ सीड. सीड क्या है? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो फाइनली बनता है सीड. एंड सीड इज नथिंग बट अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड्स जो है वो जनरली फ्रूट्स के अंदर बनते हैं. क्या क्या होता है सीड में? एक सीड कोट होता है, कॉटिलिडॉन्स होते हैं, डाइकॉट होगा तो दो कॉटिलिडॉन्स, मोनोकॉट होगा तो सिंगल कॉटिलिडॉन, और एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है जिसमें रेडिकल और प्लूम्यूल होता है. ये हमने अभी तक देख लिया. 3 टाइप के सीड्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, और पेरिस्पर्मिक सीड. एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं? जिनके अंदर एंडोस्पर्म मैच्योरिटी तक रह जाता है, यानी कि एम्ब्रियो उसको पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करता है. उन सीड्स को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड. और अगर एम्ब्रियो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है तो उस सीड को हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. अब कोई कोई सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो न्यूसेलस है, रिमेम्बर न्यूसेलस, एक सेल का मास था इंटेग्यूमेंट्स के अंदर, तो ये जो न्यूसेलस होता है उसके भी कुछ रिमेन्स रह जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म. और सीड्स जिनके अंदर पेरिस्पर्म होता है उसे कहा जाता है पेरिस्पर्मिक सीड्स. सी हियर आर द इमेजेस. ये सीड कौन सा सीड है? अब देख के बताइए. दिस इज अ dicotyledonous seed. This seed is a monocotyledonous seed and this is a perispermic seed. तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के सीड्स हैं, dicotyledonous seeds, monocotyledonous seeds and perispermic seed. Now have a look at this diagram. यहाँ पे कुछ अलग अलग सीड्स दिए हुए हैं. आपका होमवर्क आज का यही है. ये अलग अलग टाइप के जो सीड्स हैं आपको फाइंड करना है कि इनमें से डाइकोटिलिडोनस सीड्स कौन से हैं और मोनोकोटिलिडोनस सीड्स कौन से हैं. पेरिस्पर्मिक अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके. You just have to find dicotyledonous seed and monocotyledonous seed from these given seeds over here. That is the homework for today. Just find it. आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत सही रहेगा. सीड फॉर्मेशन के भी कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं. लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सीड फॉर्मेशन. सबसे पहला स्टेप क्या है? ओव्यूल्स के जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि सीड के जो कोट्स होते हैं जो कवरिंग्स होती हैं वो बहुत ही टफ होती है. Okay, so first of all, integuments will start to become hard so that it can form a tough protective covering which is known as seed coat. अब सीड कोट्स तो बन गए, टफ कवरिंग है, लेकिन सीड कोट के नीचे एक स्मॉल पोर होता है. हर एक सीड में ये होता है. अगर घर पे अभी कोई सीड्स पड़े हुए हैं तो उनको ध्यान से देखो. नीचे की तरफ एक छोटी सी ओपनिंग होगी जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल. ये ओपनिंग क्यों होती है? ताकि ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री हो सके, क्योंकि अंदर एक लाइफ है, अंदर एम्ब्रियो है और उसे ऑक्सीजन और वाटर चाहिए. ओके, तो ये उसके लिए होती है ताकि ऑक्सीजन और वाटर सीड जर्मिनेशन के टाइम पे इजीली जा सके
और जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो अपना डेवलपमेंट कर सके। अब जैसे जैसे सीड मेच्योर होता जाता है वैसे वैसे उसका वाटर कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा, और वाटर कंटेंट कम होने के बाद वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। अभी ड्राई क्यों होता है? क्योंकि इसे अभी थोड़ी टाइम के लिए डोरमेंट कंडीशन में जाना है। अभी ये जर्मिनेट नहीं होने वाला, ये मैच्योर हो रहा है। इसके साथ साथ जो एम्ब्रियो की एक्टिविटी है वो भी बहुत स्लो हो जाती है। एम्ब्रियो मेटाबोलाइज करता है बट दैट रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिकम्स लेस, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। व्हाई? बिकॉज द एम्ब्रियो विल एंटर इन स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाएगा जिसे हम डोरमेंसी कहते हैं। अगर डोरमेंट क्यों होता है, इसका क्या फायदा है? हमारे घर पे सीड्स स्टोर्ड रहते हैं हमेशा। अगर ये डोरमेंट नहीं होता तो हमारे घर पे सीड्स कभी स्टोर्ड ही नहीं हो पाते। तो दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। और अगर बाय चांस वो जर्मिनेट हो गया तो उसे प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलेगी। सपोज हमने हमारे घर में प्लास्टिक के डब्बे में सीड्स रखे हुए हैं, अगर वो डोरमेंसी में नहीं जा रहा है तो वो जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होगा तो उसे प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलेगी, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर कुछ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए डोरमेंट स्टेज में जाता है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाई द एम्ब्रियो एंटर्स अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी। तो इसका आंसर यही है, सो दैट इट ओवरकम्स द अनफेवरेबल कंडीशंस, और वो अपनी ग्रोथ को प्रॉपर कर सके। अब जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वो तब जाके ग्रो हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब हम लोग सीड्स को लेके सो कर देते हैं अर्थ में, प्रॉपर सॉइल देते हैं, वहां पे सनलाइट भी मिलती है, वाटर भी मिलता है, तो तब जाके वो जर्मिनेट होता है। अब जो ओव्यूल्स हैं वो तो सीड्स में कन्वर्ट हो गई, और जब ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होते हैं उसी के साथ साथ जो ओवरी है, जो उसके आसपास प्रेजेंट है ओवरी, वो फ्रूट में डेवलप होने लग जाती है। तो ये ओव्यूल्स का और ओवरी का डेवलपमेंट जो है वो साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ही है। ओवरी डेवलप होते होते अपने आसपास एक वॉल बना देती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, और उस प्रोटेक्टिव लेयर को कहा जाता है पेरिकार्प। तो ये सारे स्टेप्स है सीड फॉर्मेशन के। सीड्स फॉर्म हो गए, फ्रूट्स भी फॉर्म हो गए। अब देखते हैं फ्रूट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट वी आर गोइंग टू डील विद ओनली 3 टाइप्स। फर्स्ट इज ट्रू फ्रूट्स, false fruits and parthenocarpic fruits. What are true fruits? True fruits means which develop from the ovary. जो ओवरी में से डेवलप होते हैं दैट इज अ ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब जो ओवरी में से डेवलप नहीं होते, ओवरी के अलावा किसी पार्ट से डेवलप होंगे। यहाँ पे देखिए एप्पल दिया हुआ है, एप्पल किस में से डेवलप होता है? थैलेमस में से डेवलप होता है। एंड दिस इज अ ग्रेप, इसका जो ये फ्रूट है ये ओवरी में से ही बना है, इट इज अ स्वॉलन ओवरी। ओके, एंड सी हियर इन एप्पल द ओवरी इज इनसाइड, और ये जो है ये उसके दूसरे फ्लावर के पार्ट्स हैं। जब फ्लावर के दूसरे पार्ट्स एक्सेप्ट ओवरी अगर उनमें से डेवलपमेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। थर्ड टाइप है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स मतलब सीडलेस फ्रूट्स, इनके अंदर सीड्स नहीं होते क्योंकि ये डेवलप हुए हैं बिना फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल इज बनाना। So this is a parthenocarpic fruit, this is a true fruit and this is a false fruit. तो 3 डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे। ओके, हमने देखा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी कि सीडलेस फ्रूट। तो सीड्स के बिना भी फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं, तो फिर सीड्स वाले फ्रूट डेवलप करने की क्या जरूरत है? क्योंकि सीड्स के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। यू कैन सी हियर, आपका स्क्रीन जो है उसमें कई सारे एडवांटेजेस दिए हुए हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है? उसके अंदर फ्यूचर प्लांट होता है या फ्यूचर का एम्ब्रियो होता है जो बाद में सीडलिंग बनेगा, फिर उसमें से एक नया प्लांट डेवलप होगा और इसको हम काफी टाइम तक रख सकते हैं। सीड्स को हम अलग अलग जगह पे भी डाल सकते हैं, सीड्स की वजह से ही न्यू एरियाज में कोई नया प्लांट ग्रो हो सकता है। सपोज एक जगह पे एक प्लांट ग्रो हो रहा है, उसमें से फ्रूट्स निकले, फ्रूट्स में से सीड्स है। अब सीड्स जो है बहुत ही लाइट है, ओके, तो विंड की वजह से वो उड़ गए या फिर किसी एनिमल्स की वजह से या ह्यूमंस की वजह से ही वो वहां से निकल के वो सीड्स कहीं और चले गए, तो एक नई जगह पे जाके वो प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होती है। सपोज एक ही जगह पे अगर कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई और वो लैंड डिस्ट्रॉय हो गया तो वो स्पीशीज पूरी खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पे सीड्स की वजह से क्या होता है? सीड्स अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स होते हैं, तो उसकी वजह से अलग अलग जगहों पे वो प्लांट ग्रो हो सकता है। सीड जो है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन सीड का ये है कि वो प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स द प्लांट टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस until they are capable unfavorable conditions for growth.
अब उसके पास बहुत सारे फूड रिजर्व्स भी है, सफिशिएंट फूड रिजर्व्स हमने देखा था, एंडोस्पर्म है। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये सीड के अंदर होता है और इसकी वजह से जो न्यू एम्ब्रियो है उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहता है जब तक वो खुद के लिए फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं होता, until they are capable of carrying out photosynthesis on their own। तो यहाँ पे क्या होगा, तब तक उसको ये फूड रिजर्व कहाँ से मिलेगा, नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, उसे मिलेगा एंडोस्पर्म में से। और एंडोस्पर्म कहाँ पे सिचुएटेड है, एंडोस्पर्म सिचुएटेड है सीड के अंदर। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। अब उसका सीड कोट जो होता है वो बहुत ही हार्ड है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सीड है या जो एम्ब्रियो है उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसमें से न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस भी मिल सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही सीड्स बने हैं, तो उसमें जीन्स भी चेंज होंगे, वेरिएशंस आएंगे, नए नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, राइट। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए हमें सब पता ही है, बेसिक चीज है, सीड्स तो चाहिए ही, राइट। सीड्स को सो करेंगे तभी उसमें से नए प्लांट्स ग्रो होंगे। Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds। ये मैंने अभी बताया आपको आगे कि अगर हमें सीड्स को स्टोर करके रखना है, राइट, तो हमें हमारे घर पे रखना है सीड्स को, तो उसे डॉर्मेंट कंडीशन में होना चाहिए। डॉर्मेंट कंडीशन मतलब उसे इनएक्टिव कंडीशन में होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। इससे क्या होगा, उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगा। तो डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सीड के स्टोरेज के लिए। इससे हम सीड्स को काफी टाइम तक रख सकते हैं, पूरे साल रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सीजन में उसे इजीली क्रॉप रेज कर सके या ग्रो कर सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो स्पेशल केसेस भी दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। वन इज एपोमिक्सिस व्हिच इज आल्सो नोन एज एगेमोस्पोरी एंड वन इज पॉलीएम्ब्रियोनी। व्हाट इज दिस एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस मतलब सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में सीड्स नहीं फॉर्म होते हैं, जबकि एपोमिक्सिस में सीड्स फॉर्म होते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स आर फॉर्म, और पार्थेनोजेनेसिस में फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये सीड्स कैसे डेवलप होते हैं? इट मे डेवलप इफ अ डिप्लॉयड एग सेल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग सेल है, एग सेल मियोसिस की जगह माइटोसिस करेगा और डिप्लॉयड रह जाएगा, और ये डिप्लॉयड डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट गेटिंग फर्टिलाइज्ड। सेकंड केस है इफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस में डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड दे आर पुश्ड इनसाइड द एम्ब्रियो। ये चीज भी हो सकती है कि न्यूसेलस के सेल्स वो तो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, उनमें से एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाए। तो ये दो केसेस के अंदर एपोमिक्सिस कहा जाता है। सीड्स बनेंगे बट दैट सीड्स विल बी फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड्स में से बाद में जो एम्ब्रियो है वो बनेगा और बाद में उसमें से फ्रूट बनेगा। एम्ब्रियो है उसमें से सीड्स बनेंगे और फ्रूट्स बनेंगे। ओके, दिस हैपेंस इन सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। सेकेंड स्पेशल रिप्रोडक्शन का एक केस है जिसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से ही पता चल जाता है, पॉली, पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियो। if there are if more than one egg may form in an embryo sac, एक embryo sac में ज्यादा eggs बनेंगे, one more than one, okay, या फिर if more than one embryo sac is formed in an ovule, and sometimes if synergids and nucellus develop into embryo, मतलब normal embryo तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ synergid में से भी embryo बनेंगे या nucellus में से भी embryo बनेंगे। This may happen in orange, lemon, mango, onion and groundnut, and this is known as polyembryony. So here we complete our second chapter of 12th standard, sexual reproduction in flowering plants. If you have any doubts, you can contact me. Please study this chapter. It is a very important chapter. Try to solve the exercise. Try to do all the diagrams that are given in your textbook, क्योंकि diagrams bio के लिए बहुत जरूरी होते हैं. And try to remember all the names along with examples, definitions. So till then, take care. Have a nice day.